नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट में आज कुछ लोगों को खुशी है, कुछ लोगों को गम है। वैसे बाजार आप देखेंगे तो 150 पॉइंट नीचे है, तो काफ़ी गम का माहौल है या फिर लोगों को मायूसी हो रही होगी कि उनका पैसा टूटा है। लेकिन जिनको बीसीसीएल का अलॉटमेंट मिला है उनकी लग गई लॉटरी, पैसा डबल हो गया कुछ ही दिनों में। तो बाजार में दोनों तरह के इमोशंस हैं। इन दोनों तरह के इमोशंस के बीच में, खुशी और गम के बीच में, आपको कैसे कारोबार करना चाहिए, बाजार में भी और बीसीसीएल की जो लिस्टिंग हुई है उसमें भी आपको किस तरह से फोकस करना चाहिए, इस पर खास तौर पे फोकस करेंगे। आपके और भी सवालों को लेकर जो शेयरों को लेकर जो आपके सवाल हैं उनके भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अगला 1 से सवा घंटा आपके साथ हम हैं। आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए आज बाजार में क्या एक्शन हुआ है, कैसा कारोबार हुआ है। हफ्ते का पहला दिन है और पहले दिन आप देखिए बाजार हो गया है धड़ाम, एकदम से गिर गया है क्योंकि कई सारे दिग्गजों के नंबर्स भी आए हैं, उसका भी इंपैक्ट देखने को मिला और ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार का मूड बिगाड़ दिया। इंट्राडे में हमने 25,500 का जो लेवल है उसको भी ब्रीच कर दिया था। फिलहाल आप देखेंगे तो 25,550 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी रिकवरी जरूर हुई है लेकिन प्रेशर इतना था कि आज हमने 25,500 का लेवल भी तोड़ दिया। बैंक निफ्टी की तरफ आए, अभी भी आप देखेंगे तो करीब करीब 200 पॉइंट के आसपास ही गिरावट है। 59,870 के आसपास हम कारोबार कर रहे हैं। दिन के दौरान हमने 59,600 का लेवल भी ब्रीच कर दिया था। 4 दिन से निफ्टी बैंक लगातार मजबूत था, आज वो 4 दिन की तेजी के ऊपर ब्रेक लगता हुआ दिखा है। अब आइए ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ, वहां पे तो प्रेशर आपको और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आएगा। आधा से 1.25% तक की गिरावट आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में नजर आएगी। स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा कमजोर है, 1.25% के आसपास ही कमजोरी यहां देखने को मिल रही है। इस बीच अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ही दिखेंगे क्योंकि नतीजों का सीजन शुरू हो गया, पूरे जोर पर है। तो जिंदल सॉ एक स्टॉक है जो कि अपने रिजल्ट्स के बाद आज 15% तक उछल गया। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, इन शेयरों में भी नतीजों के बाद बाजार में काफ़ी ज़्यादा उत्साह आज के सेशन में दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट है आज का बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल, जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी, उसकी लिस्टिंग हुई। पैसा डबल हो गया ऑलमोस्ट लोगों का। 23 रुपये वाला शेयर ये 45 रुपये पर लिस्ट हुआ। 96% का मुनाफा खुलते ही इस स्टॉक में लोगों का बनता हुआ दिखा है। अब जिन्होंने इसमें पैसा नहीं बनाया, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, क्या उनको मायूस हो जाना चाहिए या कोई और भी स्ट्रैटेजी है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ एक आईपीओ जो कल खुलने वाला है उसकी भी हम आगे बातचीत करने वाले हैं। तो पहले जरा बाजार पे फोकस करें। ये 150 पॉइंट की जो गिरावट है ये क्या इंडिकेट कर रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएल अंबाला कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका मनी 9 पर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स जी। तो मैम ये जो गिरावट है, मायूस होने का मौका है या फिर 25,500 के आसपास मौका है खरीदारी करने का? लगा दे पैसा। नहीं, 25,100 के आसपास 50 पॉइंट प्लस माइनस मार्जिन लेके चलो, लेकिन 25,100 के आसपास का भाव आना बाकी है। अगर आपको लगाना है पैसा अच्छा खासा, मतलब जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, मेजोरिटी ऑफ फंड्स आप वहां पर फिर अपने पसंद के स्टॉक्स में लगा सकते हैं। अगर इंडेक्स स्टॉक्स को प्रेफरेंस देना है तो थोड़ा सा और रुक जाएंगे अगर हम कुछ और दिन, तो हमको 25,100 के आसपास के भाव दिखेंगे। तो मैं आसपास बोल रही हूँ, 50 पॉइंट प्लस माइनस के रेंज मार्जिन रखिएगा, तो थोड़ा सा और रुकने की जरूरत है। एंड व्हेन वी आर सेइंग दिस, सो वी आर नॉट टॉकिंग कि 2-3 हफ्ते से ज्यादा का व्यू नहीं है। अगले 2-3 हफ्तों के अंदर में ये हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं डाउट तो करता ही नहीं आपके कहने पर कि गिर जाएगा या नहीं गिर जाएगा। मुझे तो एक ही स्टॉक याद आता है, अपोलो माइक्रो। 280 वाला 220 हुआ, आपने कहा था। मैंने एक ही बार कंसर्न रेज किया था लेकिन अब नहीं रेज करूंगा। अब आप कह रही हैं कि 25,100 के आसपास प्लस माइनस 50 पॉइंट्स उधर इधर। हाँ बोलिए। डिक्सन टेक को देखिए, 10,500 के आसपास आ गया है। माय गुडनेस। तो ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था कहाँ, 17-18 हज़ार के लेवल से, और सही में Yes, 10,880 का लेवल तो आज ही 1.5% ऊपर है। लेकिन आज का ही लो आप देखेंगे तो 10,590। 10,500, हाँ 10,591 का लो है। तो नहीं, मैं तो डाउट करता ही नहीं। आप ऐसे उदाहरण देके मुझे, मेरे ऊपर और प्रेशर मत डालिए, मुझे दबाव में मत लाइए। मैं वैसे ही मानता हूँ। मैंने एक बार डाउट किया था, आईब्रोज रेज किए थे और उसका जवाब फिर कहते हैं ना कि मैं नहीं बोलूँगा, मेरा बल्ला बोलेगा, छक्के मारूंगा। और आपने जो बोला था वो एक्चुअली हुआ। शेयर के भाव ने बोला वो बात कि हाँ 280 वाला 220 आता हुआ दिखा। तो आप कह रही कि अभी रुके निफ्टी पर, और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो सेम व्यू निफ्टी बैंक पर भी है?
निफ्टी बैंक थोड़ा सा अलग रहेगा संदीप जी, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में मजबूती है। निफ्टी 50 एक ओवरऑल सेक्टर के एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, रिलायंस थोड़ा सा और वीक रहेगा 50-60 पॉइंट, तो उसका इम्पैक्ट हमको निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में दिखेगा, क्योंकि निफ्टी की रैली ही रिलायंस ने कराई थी। अगर मैं ये भी बोलूं 3 महीने, तो मुझे इसमें आई एम ओके विद दिस कि पिछला जो निफ्टी का नया हाई बना, रिलायंस का बहुत बड़ा सपोर्ट उसको मिला, बट अभी रिलायंस और 30-40 पॉइंट का आपको मार्जिन दे रहा है कि थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, तो उसकी वजह से निफ्टी आपका जाएगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी बात, पीएसयू बैंक्स जो है, क्योंकि दो इंडिविजुअल इंडेक्स को बना है वो, प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स, तो पीएसयू बैंक काइंड ऑफ थोड़ा बेटर करेंगे, प्राइवेट बैंक्स थोड़ा सा थोड़ा सा कमजोर रह सकते हैं। तो एक मिली जुली सी अप मूवमेंट आपको निफ्टी बैंक में दिखेगी, बट क्या भर भर के खरीदना है ना, वैसा भी नहीं है। तो भर भर के खरीदने लायक तो नहीं है, लेकिन भर भर के बेचने लायक भी नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू एज ऑफ नाउ टू ट्रैक कि हम करें क्या, तो आज के डेट में हम 59,000 को, जो कि करंट प्राइस से 800 पॉइंट लगभग की दूरी पर है, तो 59,000 को एक बेंचमार्क मान के चले कि या तो इसके नीचे जा रहा है तो गिरावट बाकी आएगी और आएगी, अगर इसके नीचे जब तक नहीं है तो तब तक हम लिमिटेड एक्सपोजर से, वीक मार्केट में लिमिटेड एक्सपोजर से अपसाइड की मूवमेंट के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि निफ्टी बैंक में जो फर्दर टारगेट्स दिखते हैं मुझे 60,300 और 61,000, और इसके लिए भी जो व्यू है, अब दोनों इंडेक्स का अलग अलग व्यू शेयर कर रही हूँ मैं, निफ्टी के लिए गिरावट का और बैंकिंग इंडेक्स में अपसाइड की मूवमेंट का। तो आपको बहुत केयरफुली ट्राई करना है अगर आप ट्राई कर रहे हैं ट्रेड्स को। तो 60,300 का निफ्टी बैंक में एक टारगेट है, और 60,000 और 61,000 का एक दूसरा टारगेट है जो निफ्टी बैंक में दिख सकता है। तो क्योंकि मेजोरिटी ऑफ मार्केट में प्रेशर रहेगा, इसलिए स्टॉप लॉस दिस टाइम आपको बहुत ही शिद्दत से रखना है। ऐसा नहीं कि चलो बाद में देखते हैं, ऐसा नहीं करना। स्टॉप लॉस 59,000 का मेंटेन करके चलिएगा। तो आप कह रही हैं कि लेकिन खरीदना 5900 के आसपास है। वहां मिले तो बढ़िया, वो तो मैं आज खरीदने वालों के लिए स्टॉप लॉस बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब अभी भी ले सकते हैं, लेकिन जितना एज क्लोज टू 5900 पॉसिबल हो 59, उतना, हाँ उतना ज़्यादा बढ़िया है। यस, हाँ जी, ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ भी ले सकते हैं अगर आपको है ही है मन, आप हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस भी दिया गया है, टारगेट भी बताए गए हैं, लेकिन जितना 59,000 के आसपास मिलता है, माफ़ कीजिए, उतना ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। वहाँ पे बैंक निफ्टी में आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में अभी रुक जाइए। निफ्टी में तो हो सकता है कि 25,100 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं, वहाँ पे फिर देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, बिल्कुल दूर रहिए। निफ्टी में कोई एक्शन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, जल्दी से दिखाइए कि आज बाजार में हो क्या रहा है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की इतनी बातचीत हो रही है, रिलायंस के अलावा और कौन से टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं निफ्टी में, ज़रा वो जल्दी से सामने लेके आइए, फिर दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़ा विलम्ब भी हो गया शो शुरू, उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। तो निफ्टी के अगर आप गेनिंग स्टॉक्स की बात करेंगे, या फिर ऐसे स्टॉक्स जो कि निफ्टी में आज आपको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे, उनमें अगर आप देखेंगे ना, तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि 50 में से निफ्टी के अगर आप स्टॉक्स देखेंगे ना, तो 50 में से केवल 19 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में, उसमें टेक महिंद्रा नंबर्स के बाद पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। इंडिगो में 3.5% का अप मूव है, कोटक बैंक 2.5% ऊपर है, बजाज फाइनेंस 2% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, और एफएमसीजी पैक से एचयूएल आज करीब 0.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। लेकिन गिरने वाले शेयरों की तादाद और परसेंटेज आपको काफ़ी बड़ी नजर आएगी। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आपको दिखेगा विप्रो, जो कि 7.5% नीचे, एक समय तो ये 10% का भी गोता इस स्टॉक ने लगा दिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए, ये हैवी वेट है, और इनफैक्ट मुझे याद आता है, आपने जैसे हाईलाइट किया भी ना मैम, कि ये शेयर 1611 रुपये समथिंग पैसे का अभी रिकॉर्ड हाई मारकर आया है, 1611 रुपये 80 पैसे, हाँ, और ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। और आज ही आप देखेंगे तो स्टॉक ने 1404 रुपये का लो टच किया है, 1403 रुपये 30 पैसे का, और उन्हीं लेवल्स के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो एक बड़ा दिग्गज हैवी वेट है जो कि बाजार के ऊपर प्रेशर बना रहा है। इंटरनल 3% से ज़्यादा कमजोर है, और आईसीआईसीआई बैंक नंबर्स के बाद आप देखेंगे इसमें भी 3% से ज़्यादा की कमजोरी है। और टाटा मोटर्स पीवी यहाँ पर भी करीब 3% के आसपास का आपको ड्रॉप दिखेगा। अब आइए मिड कैप इंडेक्स की तरफ, जो कि 0.5% के आसपास की कमजोरी के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आप गेनर्स की बात करेंगे तो एबीपी पावर 4.5% ऊपर है, और आप जैसे कह रही थी कि बैंकिंग स्टॉक्स में पीएसयू मजबूत है, तो बैंक ऑफ इंडिया 4% ऊपर है। पॉलीकैब शुक्रवार को रिजल्ट्स के बाद गिरा था 3%, लेकिन आज 3.5% के आसपास की रिकवरी है। पॉलिसी बाजार 3% ऊपर है। फेडरल बैंक जिसने रिकॉर्ड हाई लगाया था नंबर्स के बाद शुक्रवार को, आज फिर से 3% के आसपास की मजबूती, नए रिकॉर्ड हाई से स्टॉक का आज लगाता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप लूजर्स की अगर आप बात करेंगे
तो आज के सेशन में आप देखिए आपको नजर आएगा इस लिस्ट में जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज है, 4.5% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। कल्याण ज्वेलर्स 3.5% नीचे है। येस बैंक में भी नंबर्स का इम्पैक्ट है। मोतीलाल ओसवाल 3% नीचे है और एसआरएफ भी करीब 3% के आसपास ही गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखेगा। ज्यादा कमजोरी, ज्यादा प्रेशर आपको दिखेगा स्मॉल कैप इंडेक्स में, जो कि करीब 1.25% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। इसको संभालने का काम अगर कोई कर रहा है तो जिंदल 100 है, 14.5%। नतीजों के बाद देखिए स्टॉक में इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। और बाजार स्टाइल रिटेल देखिए बाजार कमजोर है, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। आप देखिए टेंडेंसी स्टॉक की यही है कि इसमें मुझे ऊपर ही जाना है। अद्वैत इंफ्राटेक ये 8% ऊपर है। ओम मेटल इंफ्रा भी 6.5% का अप मूव है। और एक हाल ही में लिस्टेड कंपनी है इनोवा कैपिटल, यहाँ पे भी 6.5% के आसपास का अप मूव दिख रहा है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स को गिरा कौन रहा है, कौन ज्यादा प्रेशर बना रहा है, वो लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उस लिस्ट में आपको दिखेगा जो पहला नाम है वो है जायसवाल नीको का। आज इसमें आ गई है 10% की गिरावट। 80 रुपए के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक में, बहुत अच्छा चला था, आज प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। आरबीएल बैंक में नतीजों का इंपैक्ट है, 7.5% कमजोरी के साथ ये भी स्टॉक आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। एसआरएफ हमने दिग्गजों में देखा था, क्लेरियंट केमिकल देखिए 7.25% का यहाँ पे गिरावट है। तो कुछ केमिकल स्पेस के स्टॉक्स हैं जो कि आज प्रेशर में है। तलब्रोस ऑटो में 7% की गिरावट है और बेस्ट एग्रो लाइफ पिछले हफ्ते काफी अच्छा चला था, अभी 8-8.25% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। वीएलए मैम जरा जायसवाल नीको से शुरुआत कर लेते हैं। ये एक ऐसा स्टॉक था जो कि एक समय ब्रेकआउट दिखा रहा था और इसके बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे थे। ये जो आज का मूव है ये जो 10% के आसपास का, 80 रुपए का जो लेवल था जहां से शुरू हुआ था या ब्रेकआउट हुआ था, उसी लेवल के नीचे आ गया है। थोड़ा समझाएंगे मैम चार्ट्स पर क्या फॉर्मेशंस बने हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है ये? देखिए अभी तो इसमें एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। एंड जब इसमें टारगेट्स आने शुरू हुए थे ना संदीप जी, तो ये स्टॉक 43, 45, 40 इस रेंज में मनी 9 के शोज पर भी रिकमेंडेशन के तौर पर आया एंड इट वर्क वेरी वेल। बट अब दोबारा अगर एंट्री बनाने के बारे में सोचे तो सेम मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन अगर हम रखेंगे, सो वी माइट गेट मिस्टेक, यू नो वी आर गोइंग टू मिस्टेकन ऑन दिस। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें बिल्कुल फ्रेश एंट्री बनाने की कोशिश मत करिए। जब दोबारा अगर इसमें मौका लगेगा इसी स्टॉक में, क्योंकि हमको सिर्फ एक मोमेंटम चाहिए, ऐसा नहीं कि जायसवाल में ही चाहिए, ऐसा हमारा कोई व्यू नहीं है। पोर्टफोलियो स्टॉक है ही नहीं है, तो ये ट्रेड करने लायक स्टॉक है, सेक्टर से अभी भी सस्ता ही है। बट दिस आयरन स्टील कंपनी, पिग आयरन्स वगैरह का इनका प्रोडक्ट है, तो फिलहाल के लिए एक्सपेंसिव हो गया है प्राइस वाइज। सो 78 पर ट्रेड करने वाला ये स्टॉक आपको बहुत जल्द 66 के आसपास दिख जाएगा। तो वहां पर एक बार रिव्यू करेंगे। अगर बाहर से यानी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर अगर इसमें कुछ नहीं आते हैं, जैसे कि स्टील सेक्टर को लेकर के कोई न्यूज नहीं आती है बजट के दौरान, या कुछ नेगेटिव न्यूज तो नहीं आती है, तो उन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद में एक बार 66 के पास इसको वापस से रिव्यू करेंगे अलॉन्ग विद द मैक्रो फैक्टर्स, अगर कुछ बदलता है तो। मीनवाइल अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। इफ यू आर इन प्रॉफिट, बुक योर प्रॉफिट। इफ यू आर इन लॉस, 66 आएगा, मैनेज कर सकते हो तो देख लो। फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है। फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है, 66 का वेट कर लीजिए। उन लेवल्स पर आए तो ज़रूर आप नई खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। उस समय भी आप एक बार रिव्यू कर लीजिए 66 के आसपास आपको क्या करना है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि 66 आ जाए और आप कूद पड़े और खरीद लीजिए। एक बार जो भी एनालिस्ट सामने हो, जो भी शो चल रहा हो उसमें सवाल पूछ लीजिएगा, या फिर हमारे ध्यान में आएगा तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉक से आपको दूरी बनाकर रखनी है, ये आपके लिए राय निकल के सामने आ रही है। चलिए जल्दी से आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। 9311121874 ये हमारा नंबर है, जिसके ज़रिए आप चाहें तो व्हाट्सएप पर अपने सवाल हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। आप चाहें तो फ़ोन लाइन के ज़रिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं या आपके पास समय है तो आप कॉल करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपका सवाल हम पहले लेने की कोशिश करेंगे और एक ईमेल आईडी भी आपके पास ऑप्शन है, इसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तो ये एक माध्यम है, इसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक भेजिए। कार्तिक कलीरमन, आई थिंक इनका नाम मैंने सही पढ़ा है, ये हमारे प्राइम मेंबर है। इनका सबसे पहले सवाल ले रहा हूँ मैम। यूरो प्रतीक 100 शेयर इनके पास हैं 250 रुपये के रेट पर, और टेक्नो क्लीन एयर ये भी इनके पास 150 शेयर हैं 450 रुपये के रेट पर। कह रहे हैं कि क्या करूँ मैं, और HDFC बैंक या फिर रिलायंस में इन्वेस्ट कर दे क्या 3 से 4 साल के लिए? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मैम, ये दोनों स्टॉक्स तो ये आपका रिएक्शन क्या था? मतलब ऐसा क्यों कर 3-4 साल का आपने समय दे दिया है ना, तो निफ्टी इंडेक्स जैसे CAGR पर अभी मुझे बोलना पड़ेगा। जब रिलायंस ने 15-16% का रिटर्न 3 महीने में दिया ना। नहीं सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं अगर इनकी थोड़ी ना अगर भावना समझने की कोशिश करूँ, कहाँ से ये सवाल आया,
अब मैं जैसे मैंने भी अपने कमेंट्री में बोला ना कि 1611 रुपये 80 पैसे अभी रिसेंटली उसने हाई टच किया। एक बार चार्ट दिखाइए ना उसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 महीना का, उसको कर दीजिए। तो 1611 रुपये 80 पैसे जिसने देखा उस समय, जिसने सोचा होगा कि अरे मेरी बस मिस हो गई, फोमो वाली फीलिंग आई। अब आई थिंक इसी साल में ही बड़ा रिएक्शन इस स्टॉक में आया है। 1 महीना अगर आप कर देंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए ये हाई लेवल से कैसे फिसला है। तो 1611 रुपये 80 पैसे वाला 1400 पे दिखेगा ना, तो मन में ये आता है कि मुझे तो 200 रुपये सस्ता मिल रहा है। वहां से ये सवाल आया, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो। एग्जैक्टली exactly. और ये आपको सस्ता मिल रहा है। रिलायंस 3 महीने में 15% चला गया था, तब मैंने एक बात बोली थी कि ये साल भर में इतना रिटर्न देता है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है अपना स्टेटमेंट कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो निकल जाओ, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अगर ये नीचे आएगा 10, 5, 15%, 10, 15 तो नहीं बोला था, लेकिन अगर 10, 5 से 12% तक अगर ये थोड़ा डिप करता है, डिक्लाइन होता है, तो वहां पर थोड़ा सा एडिशन कर लेने की कोशिश करना। अगर आप इस व्यू के साथ में इसमें पैसा लगा रहे हो कि इसमें जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी उसका एडवांटेज आपको लेना है। सो अगर आपका वो व्यू है, मतलब वो दो तरह के इन्वेस्टर थे, ट्रेडर्स थे, तो आपने देख लिया कि समय पर एक्शन ना करने से, एग्जीक्यूशन ना करने से क्या होता है। बट नाउ मार्केट हर बार कुछ सिखाती ही है। प्राइस पे चार्ट बदलता रहते हैं, लेकिन बातें वही सिखाती है जो हर बार होती है। तो पुराने समय में भी सीखा वही है और अभी भी वही है, बस बदला तो सिर्फ चार्ट बदला। वेल अभी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है, इट्स नॉट अ बैड रेट, बुरा नहीं है ये भाव। आपका नजरिया अगर 3-4 साल का है, यू कैन ट्राई टू एक्यूमुलेट, बट आज मत करो। थोड़ा सा जब आप एक्यूमुलेशन 3-4 साल का कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और रुक जाइए। लाइकली है 1370, लाइकली है। तो कल परसों वगैरह जब भी आए, वहां पर आप वहां पर आप थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। लेकिन आप समझो कि रिलायंस ऐसा स्टॉक नहीं है जो हर क्वार्टर में 10-5% चढ़ता ही रहेगा, नहीं। इसके सालाना रिटर्न होते हैं मैक्स 12-15% के, और उसका नेचर समझते हो आप इसमें पैसा लगाइए। बट अभी इन्वेस्टमेंट के लिए आपका आइडिया सिर्फ ये होना चाहिए कि इसमें अगले 1 से 1.5 साल के अंदर जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी उसका एडवांटेज आपको लेना है, रादर की हाँ एब्सोल्यूट प्राइस चार्ट पर अपसाइड की मूवमेंट को ट्रैक करें। जी हाँ, मतलब वही वही लॉजिक होगा ना मैम। जियो का आईपीओ सामने खड़ा है, पहले हाफ के लिए गाइडेंस दे चुके हैं। हालांकि इन्होंने रिजल्ट्स में कुछ नहीं बोला, जिस वजह से शायद डिसअपॉइंटमेंट हुआ भी है। और रिजल्ट्स में डिसअपॉइंटमेंट के दो रीज़न और भी हैं। एक इनका जो रिटेल बिजनेस जिसको लेकर चिंता है, उसकी ग्रोथ को लेकर, और दूसरा ऑयल एंड गैस बिजनेस ने इस बार बड़ा ख़राब परफॉर्मेंस दिया है, प्राइस रिलेशन वाइज भी, वॉल्यूम वाइज भी। तो वो दो मेन डैम्पनर थे जिस वजह से स्टॉक गिरा है। तो आप कह रहे हैं कि 1370 तक वेट कर लें? जी। एंड ऑयल एंड गैस में तो एक्चुअली 50% रेवेन्यू इस कंपनी का आता है, तो वहां पर ये एक बड़ा कैच लगा एक्चुअली मार्केट को। ये एक्सपेक्टेशन थी नहीं, क्योंकि जिस तरह से क्रूड सस्ता मिल रहा था, अब वो सस्ते क्रूड की वजह से जो आउटपुट था मार्केट में, जो रिटेल स्टोर थे, या क्रूड के डीजल पेट्रोल के प्राइस तो नहीं घटे, तो बीच का जो मार्जिन था वो गया कहाँ? फिर कंपनी के बुक्स में भी नहीं दिख रहा, फिक्स कॉस्ट में भी नहीं बढ़ा, पेट्रोल डीजल लोगों की पॉकेट तक भी नहीं पहुंचा सस्ता, तो गया कहाँ वो? तो उसी वजह से प्राइस पर ये डेंट दिख रहा है कि सस्ता तो मिला, लेकिन है कहाँ पर फिर वो प्रॉफिट? सो दैट व्हाट वेल, बट अभी के लिए एज एन एनालिस्ट या फिर एज एन इन्वेस्टर अगर आपको एक चीज सोचना है तो 1370 के आसपास आप एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। और एचडीएफसी बैंक सेम व्यू? HDFC बैंक, राइट? जी जी। HDFC बैंक में 2-3 10-20 रुपए की पॉसिबिलिटीज और है, इससे ज्यादा की नहीं है। तो चाहे तो उसमें एक तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स ये 900 रुपए, 910, 915 तक मैक्स लगता है। तो खरीदारी के व्यू के हिसाब से तैयारी करना शुरू करें। थोड़ा बहुत कुछ यूनिट्स, कुछ पॉइंट्स, अगर कुछ क्वांटिटी अगर आपको लेना है तो आज ले सकते हैं, सो दैट यू कैन ट्रैक इट। क्योंकि ऑफ साइड हो जाता है तो चीजें फिर मिस हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत खरीद के, मेजोरिटी फंड्स अकॉर्डिंग टू मी शुड बी 915 के आसपास आए तो बढ़िया है। और 870 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि 870 का स्टॉप लॉस इन माय ओपिनियन ऐसा है जो कि अगर वो ब्रीच हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग जो बाद में आएगा न्यूज में। अब वो जो भी है हमको अभी नहीं पता, न्यूज बाद में ही आती है। तो 870 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। एंड आज थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, ज्यादा खरीदना है तो 910-15 के आसपास। और जिसमें कि ठीक है। टारगेट हम यहाँ पर देख पाएंगे, अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट की भी बात करें, 960 से 1000, ये 2 टारगेट तो मिल सकते हैं। एंड ये मार्च तक का व्यू है।
मार्च तक 960 से 1000 रुपये तक के लेवल आ जाएंगे। और जो लेवल आप कह रही हैं ना 910 920 के बीच में, आज सुबह रचित जी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि इन लेवल्स के आसपास मिले ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। वैसे भी हाई लेवल से काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है। अच्छा, दो सवाल और थे इनके। हाल ही की लिस्टेड कंपनियां हैं यूरो प्रतीक सेल्स, एक ये सवाल था इनका। Yes. इनके पास और 250 के रेट पर 100 10 शेयर हैं, और टेनेको क्लीन एयर। ओके, देखिए टैनको तो आई लाइक द बिजनेस मॉडल एंड द नीड ऑफ द आवर। तो अगर आप एक इन्वेस्टर की नजर से देखें तो इसको रख लीजिए। अगर ट्रेड ही करना है तो दूसरे स्टॉक्स को देखो, बट इसको आप एक इन्वेस्टर के मायने से देखें तो ज्यादा बेटर होगा। एंड आई एम नॉट सजेस्टिंग टू ऐड एनीथिंग। अभी इसमें आपको एडिशन एवरेज कुछ करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। जस्ट होल्ड इट एंड बट आपको नजरिया थोड़ा सा ना दायरा बढ़ा दीजिए ताकि इस स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए साइकिल मिल जाए, टाइम मिल जाए। एंड रही बात कितने टारगेट, तो मुझे याद है मैंने बोला है कि 1 से 2 साल के अंदर में ये स्टॉक डबल होने की गुंजाइश रखता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स वैसे हैं एंड नीड ऑफ द मार्केट में है। तो फिलहाल आप इसको एज इट इज होल्ड करें, बट स्टिल वर्स्ट केस सिनेरियो जो स्टॉप लॉस है वो 400 का है। तो अगर आप वो मेंटेन कर सकते हैं तो आप इसको रखिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती इसके बिजनेस इंडस्ट्री प्रोडक्ट लाइन में। नाउ दूसरा जो स्टॉक है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक थी, वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव नहीं थी। नाउ यूरो प्रतीक, अगर हम बात करें तो आपकी 250 की आपकी बाइंग है। वुड यू माइंड अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए तो आपका लॉ यू आर इन अ गुड कंडीशन। अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। 260 पे चल रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है आपको, तो उसको बुक करिए एंड लुक फॉर समथिंग एल्स एज ऑफ नाउ। ठीक है, 10-11 रुपये मिल रहे हैं तो लेके आप इसमें से निकल जाइए यूरो प्रतीक में से। और टेनेको की जहाँ तक बात है तो आप इसमें एक स्टॉप लॉस आपको दिएगा। हालांकि मैम थोड़ा सा मुझे डीप लगा वो स्टॉप लॉस, 400 रुपये की जो आपने बात की है। डीप है क्योंकि टारगेट भी यहाँ पे 600 से लगभग 800 तक के हैं डाउन द लाइन 2 इयर्स। तो स्टॉप लॉस भी बड़ा है और आपके पहले टारगेट भी बड़े ही हैं। तो उस ठीक है। स्टॉक का नेचर वैसा रहेगा संदीप जी, मतलब आप छोटे स्टॉप लॉस की एक्सपेक्टेशन पर अगर आप इसको रखेंगे तो इसका जो मूवमेंट हो सकता है वो मिस हो जाएगा। सो 600 से 800 का टारगेट है डाउन द लाइन 1 to 2 ईयर। अगर आपको ये वायबल लगे तो आप इसको होल्ड कर लीजिए, अच्छा स्टॉक है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, सुशील जी, ये हमारे 2 महीने से प्राइम मेंबर है और अच्छे मेंबर हैं, अच्छी एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। ये आप ही के वर्ड को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो नवीन फ्लोरिन ये पूछ रहे हैं कि शुड वी एंटर अबाव 6225, 6225 का लेवल। मैंने बोला ना ये टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लेवल्स को थोड़ा कीनली वॉच करते हैं। तो 6225 के ऊपर ये कह रहे हैं कि क्या अगर नवीन फ्लोरिन निकलता है तो इसमें एंटर करना चाहिए, अगर हाँ तो फिर टारगेट बताइए और टाइमलाइन क्या रखनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो जब आपको लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है और वो ब्रेकआउट हो सकता है, सो ट्राई टू गेट अर्ली। अर्ली में आपके 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका लॉस छोटा हो जाता है एंड देन यू विल बी हैविंग अ गुड रिवॉर्ड आल्सो। कई बार अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते रह जाते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ब्रेकआउट कम प्रेफर करती हूँ, मैं टर्न अराउंड स्टोरीज को, स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। सो नवीन फ्लोराइन केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है, बहुत ही डिफरेंट मार्केट होता है इन कंपनीज का। तो अगर आप इसमें सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर एंट्री बना रहे हैं, देन योर स्टॉप लॉस शुड नॉट बी बिलो 5550, यानी 5550, 5555 का 5550 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं। टारगेट बताने से पहले वी गोट टू सी वन मोर थिंग हियर कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू इसका 57% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, 42% आता है इसका इंडिया से। और जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो मेजोरिटी यूएस एंड यूरोपियन मार्केट ही है, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होगी अगर और टैरिफ या बैन्स बढ़ते हैं, बट एज फार टेक्निकल्स के साथ साथ ये 2 चीजें आपको हमेशा देखनी है कि जब आप एंट्री बना रहे हो तो क्या वो सेक्टर से महंगा है, अगर हाँ तो कितना, और जब आप अगर महंगा है तो पीर्स से कितना महंगा है, सस्ता है या नहीं है। तो वो सारी चीजों को देखकर एंट्री बनाइए टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर भी, सो दैट यू विल गेट एन कॉन्फिडेंट कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इसकी रिस्पेक्ट करनी है या फिर एक अटेम्प्ट देना चाहिए, राइट। सो ये इसलिए एक्सप्लेन किया मैंने इतना सारा क्योंकि ये स्टॉक सेक्टर से लगभग 3.5 गुना महंगा है। एंड नाउ अगर आप इसमें एंट्री बना रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 5550 पे रख के मिनिमम टारगेट जो आपको मिलना चाहिए, इट शुड बी 6400 क्लोज टू, एंड लगभग 6750 का दूसरा टारगेट। करंट प्राइस पर भी एंट्री कर सकते हैं, ब्रेकआउट की वेट करने की जरूरत नहीं है।